जय हिंद छात्रों, मैं संजय सिंघानिया आप सभी को अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सिंघानिया एसवीसी पर स्वागत करता हूं। तो छात्रों, आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th बायोलॉजी का अध्याय 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो यह जो है पार्ट 3 वीडियो होगा, जिसमें से टॉपिक हम आप लोग को पढ़ाएंगे पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग। इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, ये दोनों हम पढ़ा चुके हैं। तो इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग, इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि आखिर प्लांट ब्रीडिंग यानी कि पादप प्रजनन क्या होता है। तो पादप प्रजनन मुख्य रूप से उन्नत नस्लों के फसलों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पादप यानी प्लांट ब्रीडिंग हम क्यों करते हैं, तो उन्नत नस्ल के फसलों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसमें अधिक से अधिक फसल की पैदावार की जा सकती हो। अधिक से अधिक फसल की पैदावार आखिर हम लोग को क्यों करना पड़ता है, तो आइए हम इस बातों को समझते हैं। जानते हैं कि हमारा देश भारत देश है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पूरे वर्ल्ड का जो है 0.4%, कितना है 0.4% है। यह लगभग इतना है, 0.4% रहने यह क्षेत्रफल है। लेकिन वही अगर हम जनसंख्या की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड का जो है, पूरे विश्व का जो है वह जो है 17% जो है केवल भारत के में जनसंख्या रहते हैं। तो बताइए, जहां पर उसकी जो है ज़मीन की बात की क्षेत्रफल की वह 0.4% है, वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो वो 17% है। तो आखिर इनका जो भोजन कहाँ से आएगा? जैसे हम लोग देखते हैं कि सबसे नंबर 1 पर है चाइना देश, तो वहाँ के लोगों ने चमगादड़ तक का नहीं छोड़ा। जैसे वहाँ से इसी कारण बस जो है हमारे देश में भी या पूरे वर्ल्ड में अभी देखते हैं महामारी, कोरोना महामारी का सीजन चल रहा है। तो यही जो है हम लोग क्या करते हैं कि पादप प्रजनन में उन्नत किस्मों को के नए किस्मों के फसलों को तैयार करने के लिए पादप प्रजनन की जाती है। तो आई होप यह बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग क्या लिखते हैं। पादप प्रजनन ऐच्छिक रूप से पादप जातियों में किए गए परिवर्तनों से संबंधित है। इन परिवर्तनों के द्वारा ऐसे वांछित पौधे उत्पन्न किए जाते हैं जो कृषि के लिए उपयुक्त हो, अधिक पैदावार वाले हो, रोग प्रतिरोधी एवं प्रतिकूल वातावरण के प्रति प्रतिरोधक हो। तो ऐसे स्थिति को हम लोग पादप प्रजनन के अंतर्गत रखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग लिखे हैं पादप प्रजनन के अंतर्गत। पादप प्रजनन वह तकनीक है जिसके द्वारा पादपों के आनुवांशिक लक्षणों में सुधार कर इनका प्रयोग मानव के आर्थिक लाभ हेतु किया जाता है। तो पादप प्रजनन वैसा टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि पादपों के आनुवांशिक लक्षणों में सुधार कर उनका प्रयोग मानव जाति के लिए या आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। यहाँ पर बात की जाती है आनुवांशिक लक्षण। तो जो जिस भी पौधे में डीएनए पर जो भी हम लोग काम करते हैं वो कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण। अगर एक बार हम आनुवांशिक लक्षण यानी डीएनए में सुधार कर दिए तो वह उसका जो भी उत्पन्न जो है किस्म तैयार होगा उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वह वहीं पर चलता रहेगा। तो आइए हम आगे जानते हैं कि पादप प्रजनन का आखिर उद्देश्य क्या है, हम लोग का पादप प्रजनन क्यों चाहिए। तो चलते हैं, पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य जो है फसल सुधार, जिससे अधिक लाभकारी सिद्ध हो सके। आइए जानते हैं पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य, तो जो निम्नलिखित है। तो सबसे पहला उद्देश्य जानते हैं कि क्या होता है। पहला उद्देश्य है कि फसल की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ क्रॉप। प्रत्येक फसल की गुणवत्ता अलग अलग होती है। जितना भी फसल होते हैं उनकी गुणवत्ता क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे गेहूं में दाने का आकार, रंग, मोटाई आदि, फलों का रंग व आकार, सब्जियों का पोषण गुण, दालों में प्रोटीन की मान्य, कपास में रेशों की लंबाई, मजबूती, चावल पकाने में स्वाद की गुणवत्ता, ये सारी गुणवत्ता है। तो जैसे हम लोग गेहूं के दाने का आकार, गेहूं खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ का दाने का आकार देख के देखते हैं उसका रंग कैसा है, चमकीला है या मोटा, तो उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं बीज। आखिर के बीज को खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उसमें हमारे जो फसल हो अच्छी ढंग से हो, उसका पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए हम लोग इस तरह से बीज को खरीदते हैं। तो फलों का रंग व आकार, इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि उससे पता लग जाता है कि यह फल कितने होला।
तो सब्जियों का पोषण गुण, उसमें जो पोषक तत्व की मात्रा अधिक हो वैसे सब्जियां हम लोग लगाएंगे। दालों में प्रोटीन का मान, और जिस दाल में हम लोग देखते हैं प्रोटीन की मात्रा कम हो गए उसे कम लोग खाना पसंद करते हैं, तो उसे अधिक प्रोटीन युक्त नस्ल तैयार किया जाए। तो कपास में रेशों की लंबाई, अगर कपास हम बोते हैं तो देखते हैं बहुत सारा कीट उसे खा जाता है, तो कपास में अगर रेशे की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, तो हम लोग कपास का खेती नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वैसा जो हो जिसमें क्या हो, अधिक लंबाई होनी चाहिए और उसके साथ साथ मजबूती भी होना है। चावल में पकाने का स्वाद की गुणवत्ता, तो जैसे चावल हम लोग खाते हैं तो उसमें जो अच्छे स्वाद वाले होते हैं उन्हीं को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अभी जो खराब स्वाद वाले होंगे तो उन चावल को लोग नहीं पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि फसल की क्या क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है। अगला हम लोग देखते हैं उद्देश्य पादप प्रजनन के, दूसरा उद्देश्य देखते हैं कि उच्च उत्पादकता की, हाई यील्ड। उच्च उत्पादकता में हम लोग समझते हैं कि पादप प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। अनाज उत्पादकता, अच्छा अनाज हो। तेल उत्पादकता, तेल उत्पादकता में जैसे देखते हैं कि सरसों का तेल हुआ, तो सरसों के तेल में जो ज़्यादा मात्रा में जो तेल नहीं देंगे उन पौधों को अगर हम क्या करते हैं तैयार करेंगे तो क्या होगा, अधिक हमें तेल की प्राप्ति नहीं होगी। तो अच्छे किस्म का जो है पौधे को जो हम लोग तैयार करेंगे। तो रेशों की उत्पादकता वो ऊपर भी बता चुके हैं, रेशों की जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेशा प्राप्त, गन्ना की उत्पादकता जिसमें ज़्यादा हमें प्राप्त हो सके, आदि कुछ भी हो सकती है। तो ये हम लोग समझे कि आखिर पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, अनाज उत्पादकता, तेल उत्पादकता, रेशों की उत्पादकता, गन्ने की उत्पादकता। तो ये सारा उत्पादकता जो है फसल का जो है उत्पादन क्षमता में बढ़ाने का काम करेगा। फसलों की उत्पादन क्षमता में यह सुधार जो है उच्च उत्पादकता जातियों या संकरण प्रजातियों का प्रयोग करके किया जा सकता है। आखिर इसमें हम लोग सुधार कैसे करेंगे, तो उसके उत्पादन क्षमता में उच्च उत्पादन यानी कि हायर क्वालिटी का जो हम लोग उपयोग करेंगे, या संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उत्पादन में वृद्धि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं IARI, यह उत्पादन वृद्धि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय तथा जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर आदि अनेक संस्थाओं ने मिलकर गेहूं के लगभग 600 नई प्रजातियां तैयार कर दी। जिसमें से देखते हैं, जिसमें से है वो प्रजातियां हैं कल्याण सोना 227, फिर है सोनारा 64, फिर है NP 4 और उसके बाद NP 52 है। तो ये सारा अनेक प्रजातियां हैं जिससे, तो इससे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछी जाएगी आपको, बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछा जा चुका है कि जैसे पूछ देगा कि कल्याण सोना किसकी प्रजाति है, तो याद रखिए कल्याण सोना किसकी प्रजाति है, तो गेहूं की प्रजाति है। तो ये सारा क्वेश्चन की जाती है। तो कौन कौन से विश्वविद्यालय ने मिलकर लगभग गेहूं की 600 प्रजातियां तैयार कर दी, तो वह था भारतीय कृषि अनुसंधान, फिर है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंत, ये सभी मिलकर इन संस्थाओं ने मिलकर कितना गेहूं के 600 नई प्रजातियों को तैयार कर दिया। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, समझते हैं तीसरा उद्देश्य क्या है। तो विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोधकता, विषाक्त मतलब क्या होता है, जहरीली पदार्थ। तो बहुत सारे ऐसे जो है पौधे हैं जिससे हम लोग क्या होता है, कुछ पॉइजन टाइप का मिलता है जो हमारे शरीर को बहुत ही हानि करता है। तो उन सभी पदार्थों को क्या अगर निर्मुक्त किया जाए, विमुक्त कर दिया जाए, तो हम लोग का शरीर जो है स्वस्थ रहे। तो उन चीज़ों को ख़त्म करना है, इसका एक मकसद ये भी है। तो विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोधकता के बारे में जानते हैं। पादप प्रजनन का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य पादप प्रजातियों के विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करना भी है, जिससे वह मानव जाति के प्रयोग हेतु सुरक्षित हो सके। जैसे में हम लोग देखते हैं खेसारी, खेसारी का नाम सुने हो, तो खेसारी से जो है निरोक्सिन को पृथक करना जो शरीर के निचले भागों में लकवा यानी पैरालिसिस उत्पन्न करता है। जो खेसारी का दाल होता है उसमें एक चीज़ पाया जाता है, निरोक्सिन पाया जाता है। अगर उसका ज़्यादा सेवन करने लगे तो क्या हो जाएगा, पैरालिसिस यानी कि हमारे शरीर के निचले हिस्से में क्या हो जाएगा, लकवा यानी पैरालिसिस उत्पन्न कर सकता है। तो उन पादपों से यह जहरीली जो है पदार्थ जो है उसे अगर विमुक्त कर दिया जाए तो वो भी एक अच्छा फसल के क्वालिटी में आ जाएंगे। तो इन चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से समझें कि पादपों में विषाक्त
पादपों से विषाक्त पदार्थों के पृथक्करण द्वारा पादपों की पोषण गुणवत्ता में सुधार। तो इस तरह से हम लोग उसमें सुधार ला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन जो है पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा उद्देश्य जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता। अब जैविक कारक क्या होता है उनको बारे में हम समझते हैं कि हर वर्ष अनेक प्रकार के कीट फसलों में रोग उत्पन्न कर देते हैं और भारी मात्रा में फसलों को हानि पहुंचाते हैं। देखते हैं कि फसल को जो है भारी मात्रा में वह कीट पतंग क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। यही जैविक कारक होते हैं। तो इस प्रकार नुकसान को कम करने एकमात्र यह साधन होता है कि फसलों को आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी बनाना। तो बार बार यहाँ आनुवांशिक होता है। अगर डीएनए रूप से हम लोग प्रतिरोधी बना दें ताकि वह कीट उसे हानि नहीं पहुंचा सके, तो उनको बनाने के लिए हम लोग इस तरह का नियम अगर अपना ले तो हमारा फसल को है बहुत ही अच्छे ढंग से होने लगा। जीन पूल में उपस्थित प्रतिरोधी दाता अनेक प्रकार की प्रतिरोधी जातियां विकसित की जाती है। तो यहाँ पर जीन पूल क्या है, तो जितने भी समष्टि है इसमें जो है जीन की अगर डीएनए की उपस्थिति तो उसी को हम लोग कहते हैं जीन पूल। तो जिसमें जो आवश्यकता है वह जीन ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसके कारण क्या हमारा पौधा जो अच्छा ढंग से उत्पन्न हो सके। अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग प्रसुप्ति डॉर्मेंसी। मूंग गेहूं आदि में फसल पकने के समय बरसात हो जाने से बीज फली में ही अंकुरित हो जाती हैं, क्योंकि इनमें प्रसुप्ति अनुपस्थिति होता है। प्रसुप्ति समझते हैं, प्रसुप्ति जो हम लोग के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, यानी कि उसे खत्म कर दिया जाए। देखते हैं हाल ही फिलहाल जो है बारिश होने से क्या होता है, बहुत सारे जो जगह जो है मक्का क्या होता है, मक्का में जो है अंकुरित हो गया तो वो हमारा नष्ट हो गया, खराब हो गया, क्योंकि उसमें जो है अंकुरन के यानी कि प्रसुप्ति की मात्रा जो है नहीं पाई जाती है, इसलिए ऐसा होता है। जैसे आप लोग देखते हैं बथुआ साग देखें, उसका बीज जो है अपने एक निश्चित समय अपने ऋतु में ही वह क्या होता है उत्पन्न होता है। आखिर उसमें क्या पाए तो उसमें प्रसुप्ति की मात्रा पाई जाती है, प्रसुप्ति उसमें पाई जाती है। लेकिन बहुत सारे मूंग हो गया, गेहूं हो गया, चावल, इन सभी में क्या होता है प्रसुप्ति नहीं पाई जाती। उसमें थोड़ा सा भी जल का अंश मिले तो वह क्या हो जाता है वहीं पर अंकुरित हो जाते हैं, तो जिससे हम लोग का फसल क्या होता है खराब हो जाता है। तो कुछ ऐसे सुधार किया जाए जिसमें कि प्रसुप्ति की मात्रा उस सभी फसलों में पाई जाए, जिससे हमारा फसल अच्छा हो सके। अतः इन फसलों की प्रसुप्ति वाली किस्मों का विकास किया गया हो, इससे उत्पादन दर में भी सुधार हुआ है। तो हमारे यहाँ अभी तक ये सुधार हो चुका है, धीरे धीरे और भी सुधार होनी चाहिए। आइए अगला पॉइंट समझते हैं, पॉइंट नंबर 6 कि अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता। फसली पादपों को विभिन्न प्रकार की अजैविक कारक में हो गया सूखा, तापमान, वायु, कोहरा आदि में प्रभावित करते हैं। अतः पादप प्रजनकों के द्वारा ऐसे वायुमंडलीय परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधी प्रजातियों को विकसित करना पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है। चूंकि भारत के अधिकांश कृषि भूमि में पानी की कमी होती है, भूमि में लवणों की अधिकता होती है, जिससे प्रभावित तो ऐसे क्षेत्रों के लिए सूखा व लवण सहिष्णुता किस्मों का विकास होना आवश्यक है। तो हम लोग समझते हैं कि क्या होता है कि सूखा अगर हो गया तो वहाँ पर भी वह क्या होता है फसल समाप्त हो जाती है। कोई ज़्यादा तापमान, वायु, कोहरा ये सारा चीज़ हो तो हम लोग का क्या हो फसल में जो हानि पहुँच जाती है। तो ऐसा किस्म तैयार किया जाए जिससे क्या होगा ये सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और उस फसल को अच्छी से विकास होगा। तो सूखा जो है और लवण सहिष्णु यानी कि लवण क्षमता को सहन कर सके वैसे पादप को तैयार किया जाए, जो कम पानी पर भी वह ज़्यादा मात्रा में उपज दे सके। तो आई होप यह पॉइंट समझ गए होंगे। अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 7 नई ऋतुओं के लिए किस्में तैयार करना। तो अलग अलग ऋतुओं के लिए किस्में तैयार करना। पादप प्रजनन के द्वारा वैज्ञानिक नए मौसम में प्रजातियों को उत्पन्न करने में सफल हुए हैं। तो अलग अलग ऋतुओं में भी अलग अलग किस्म के पौधे तैयार किए जा चुके हैं, इसमें हमारा वैज्ञानिक जो है सफल हो चुके हैं। उदाहरण के लिए मक्का खरीफ फसल है, लेकिन वैज्ञानिक अब रबी एवं जायद फसलों के रूप में भी उगा सकने में सक्षम है। तो हम लोग जानते हैं मक्का पहले क्या था, खरीफ फसल, और लेकिन अभी जो है हम लोग रबी फसल के रूप में यानी कि अक्टूबर नवंबर के दिनों में बोई जाती है और उसे जो है मार्च अप्रैल के महीने में उसे काट लेते हैं, तो वो जो है रबी फसल के अंतर्गत आ जाता है जायद जो है। तो इस तरह से हम लोग मक्का का अलग अलग मौसमों में उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप यह समझ गए हो। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि वृद्धि एवं स्वभाव में परिवर्तन। धान एवं गेहूं की बौनी किस्म विकास से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। आंधी या तेज वर्षा जल
के भरे होने की स्थिति में बोनी किस्में खड़ी रहती है तथा फसलों की शाखाओं में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो पहले देखते हैं कि जैसे मक्का ही ले लीजिए, धान ही ले लीजिए, गेहूँ, उसका जो है पौधा बहुत बड़ा होगा तो जैसे आंधी आया तो वह गिर सकता है, तो वहाँ पर फसल नष्ट हो सकती है। तो वहाँ पर बौनी किस्म का तैयार किया गया, जिससे क्या हो, चाहे आंधी आए तूफान है, उस पौधा को कुछ भी फर्क नहीं पड़े, जिससे हमारा फसल भी सुरक्षित रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो सके। तो आइए अगला हम लोग समझते हैं कि पादप प्रजनन निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। पादप प्रजनन जो होता है अनेक चरणों में समाप्त होती है, उनके बारे में समझते हैं। पहला है परिवर्तनशीलता का संग्रहण, दूसरा है जनकों का मूल्यांकन तथा चयन, तीसरा है चयनित जनकों के बीच संकरण, चौथा है श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन तथा परीक्षण और पांचवा है नए गुणों का परीक्षण। तो इन पांचों को हम लोग पादप प्रजनन का जो है अच्छे ढंग से बारी बारी से समझते हैं। पहला हम लोग समझते हैं कि परिवर्तनशीलता का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। आनुवांशिक परिवर्तनशीलता किसी भी प्रजनन का मुख्य आधार है। बहुत सी फसलों में आनुवांशिक परिवर्तनशीलता उन्हें अपनी जंगली प्रजातियों से प्राप्त होती है। तो अनेकों जो होते हैं फसल जो है अभी जो उपलब्ध है, जो अपने जंगली प्रजातियों से प्राप्त हुई है, और उसी में क्या किया गया, लोग वैज्ञानिक लोग क्या किए, उसकी आनुवांशिक में जो क्या है आनुवांशिक गुणों को परिवर्तन कर दिया और जिससे नए किस्म आए और वो अच्छे ढंग से हमें आज भी उत्पादन बढ़ा रहे हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं जनकों का चयन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। संग्रह करने के बाद उनका चयन करना आवश्यक होता है, क्योंकि इस विधि में उपस्थित अच्छे गुण का पता लगा पाते हैं। तो जैसे बहुत सारा परिवर्तनशीलता हम लोग किए और उनमें जो भी जो फसल हुए, जो भी बीज तैयार हुए, उनको एक जगह लाए और उसमें से हम लोग चयन किए कि कौन सा बीज जो है अच्छा होता है, जिससे हम लोग अच्छे गुण का, तो फिर वहाँ पर से भी सिलेक्शन करके हम लोग क्या करते हैं, उस बीज को आगे बढ़ाते हैं और उसमें उत्पादन बढ़ाने की क्षमता को डालते हैं। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, चयनित जनकों के बीच संकरण, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एमंग द सिलेक्शन पेरेंट्स। वांछित गुण वाले चयनित जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तथा इसमें एक नर तथा दूसरा जनक को चयनित कर लिया जाता है जिसमें श्रेष्ठ गुण होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या करता है, वांछित यानी अच्छे गुण वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, जिससे क्या है एक नर तथा दूसरा मादा जनक को चयन किया जाता है। एक अच्छे गुण वाले नर जनक और दूसरे अच्छे जनक जो है मादा जनक को चयनित कर लिया जाता है और उसमें जिसमें श्रेष्ठ गुण होते हैं और उस श्रेष्ठ गुण वाले को हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जाता है। अगला पॉइंट हमने लिखे है कि नर के परागन मादा के परागकण पर छिड़काव कर दिया जाता है। इस विधि द्वारा वांछित लक्षणों का पौधा प्राप्त होता है, जिससे नर तथा मादा दोनों के अच्छे गुण उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से देखिए, एक नर तथा दूसरा एक मादा ले लिया और दोनों का परागकण पर छिड़काव कर दिया गया और जिससे अलग ढंग का एक नया पौधा प्राप्त हो गया और हमें अच्छे ढंग से उत्पादन क्षमता में मदद करने लगे। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 4 यानी कि डी, श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन तथा परीक्षण, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग फॉर सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। इस चरण में संतति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है ताकि उन संततियों का पता लगाया जा सके जिसमें वांछित गुण मौजूद हो। यानी कि इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं कि किसका जो है तुलना करते हैं कि कौन से पौधे का जो है, कौन से किस्म का जो है जो अच्छा ढंग से तैयार हुआ है, उसमें कौन से अच्छे गुण यानी वांछित गुण उसमें उपस्थित है, उन सभी को हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। आइए देखते हैं अगला विधि, नए गुणों का परीक्षण। कि नए गुणों का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ न्यू कल्टीवर्स। नए चयनित फसलों का उत्पादन, गुणवत्ता तथा मूल्यांकन करना अनिवार्य होता है और उनका हम लोग टेस्ट करके अलग ढंग से रख देते हैं और समय आने पर उपयोग करते हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।